ओके चलो, गवर्नमेंट बजट के अंदर जो हमने अभी तक किया, हमने इस चैप्टर में अभी तक किया मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, एक तो वो किया। फिर हमने किया व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, नहीं उसके बाद हमने किया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के, और गवर्नमेंट बजट को क्या बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, हमने ये भी किया। फिर हमने किया व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, मतलब दो होते हैं इसके अंदर, एक रेवेन्यू और दूसरा एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू में दो आ जाते हैं, कौन सा, एक रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स, और उसमें क्या आ जाता है एक्सपेंडिचर में एक और हमने किया, यहाँ सारा हमने खत्म किया। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने कहा बजट डेफिसिट। मैंने कहा बजट तीन तरह के होते हैं, एक वो जो बैलेंस बजट होते हैं, करवा दिया मैंने आपका टॉपिक। एक वो जो बैलेंस बजट होते हैं, मतलब द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल रिसीट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, एक हमने वो कहा। फिर मैंने एक कहा जो सरप्लस बजट होते हैं, सरप्लस मैंने जिन बजट्स के अंदर हमारे पास रिसीट ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होते हैं। और तीसरा होता है डेफिसिट बजट। इंडिया का बजट जो है, तब से इंडिया आजाद हुआ आज तक डेफिसिट बजट चल रहा है, मतलब घाटे का बजट, जिसमें घाटा है। और फिर हमने कहा जो बजट डेफिसिट है वो तीन तरह की होती है, एक प्राइमरी डेफिसिट, एक फिजिकल डेफिसिट, और तीसरी सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, फिर फिजिकल डेफिसिट और तीसरी प्राइमरी डेफिसिट। हम पढ़ चुके थे रेवेन्यू डेफिसिट, ये हमने खत्म कर दिया था। मुझे बताएगा लास्ट टॉपिक हमने कहाँ खत्म किया था, सॉरी, इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। हमने सबसे पहले जो खत्म किया था वो किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। मुझे याद है हमने यहाँ खत्म किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब घाटा, मतलब लॉस, और रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये था, क्या था जल्दी बताओगे मेरे को फटाफट, इसका फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स, यही था ना जी, माइनस कर लो, एक ही बात है। When revenue expenditures are more than revenue receipts, we say there is a revenue deficit। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इसका मतलब जब आमदनी कम हो और खर्चा ज्यादा हो, उसे हम कह देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। पर कौन सी आमदनी, रेवेन्यू, कौन सा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही रिसीट्स भी दो तरह की होती है, एक रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरी कैपिटल रिसीट्स। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सेम चीज को आप यहाँ दोबारा से पढ़ रहे हो, दोबारा से यही चीज रिपीट कर रहे हो, ठीक है जी। तो हमने कहा जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू रिसीट्स कम हो जाए तो क्या हो जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो क्या आएगा भैया, रेवेन्यू डेफिसिट। अरे चुटकुला बन गया, अरे शेर बन गया यार, कमाल की बात है। आमदनी 98, मूवी है, मैं वही बता रहा, आमदनी 98 है ना, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो क्या आएगा भैया, रेवेन्यू डेफिसिट। अरे वाह क्या बात है। और दूसरा पढ़ते हैं फिजिकल डेफिसिट। आ जाओ, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल डेफिसिट। अब ये क्या होता है, यहाँ पे बड़ी बात करनी है, आ जाओ यहाँ से स्टार्ट करें फिजिकल डेफिसिट। और मैं इसमें से आपको थोड़ा सा करवाने वाला, लिखो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। देखो सुनो, बहुत आसान सी बात है, फॉर्मूला बहुत इजी है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है, इसे भूलना नहीं। देखो इधर कितना आसान लग रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, या ऐसे कह लो, या कह लो व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीट्स, क्या आएगा, फिजिकल डेफिसिट। सिंपल है ना, टोटल, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल मैंने इसमें रेवेन्यू भी आ गया और कैपिटल भी आ गया, आई बात समझ में। टोटल एक्सपेंडिचर जब हमारा ज्यादा हो जाए, इससे टोटल रिसीट से तो क्या आता है, फिजिकल डेफिसिट। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है, क्या, यहाँ पे हमें कहना है, क्या लिखो यहाँ मेरे साथ, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड करना है क्या, बोरोड मनी, या एक्सक्लूड कर लो बोरिंग।
बस बच्चे इसको भूल जाते हैं और इसे गलत करके आते हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अभी मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। इससे बच्चे भूल जाते हैं, ये चीज करना भूल जाते हैं, या और कर लो, और करके लिख लो, क्या एक्सक्लूड कर लो, या तो बोरोड मनी लिख लो या लिख लो बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी सुनो मेरी बात, जब हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस करेंगे तो रिसीट्स के अंदर हम बोरिंग मनी नहीं लेते। जो गवर्नमेंट ने किसी से उधार लिया है, जो पैसा बोरो किया है, उसको हम टोटल रिसीट्स में इंक्लूड नहीं करते। सर क्या बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है सर। तो सुनो मेरी बात, दोबारा से एक बार दिमाग में अपने हाथ लगाओ, दोबारा से सोचो टोटल रिसीट्स में क्या क्या आता है। एक बार दोबारा से आपके लिए डायग्राम बनाता हूं। ये देखो, मैं इसको हटा देता हूं। मुझे बताओ टोटल रिसीट्स में क्या क्या आता है, जल्दी बताओ। टोटल रिसीट्स में क्या क्या आएगा, फटाफट जल्दी से, एक जल्दी बोलो। रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरा, फिर से जल्दी जल्दी बनाते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आता है, और ये सारी की सारी आएंगी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो देखो, वो गौर से देखना, यहां क्या क्या आता है, फिर और तीसरा। तो सुन लो मेरी बात, गौर से सुन लो मेरी बात, दिमाग में कर लो नोट। सब कुछ आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, पर ये नहीं आएगा, बोरिंग्स नहीं आएगा। बस सिर्फ बोरिंग्स नहीं आती, सिर्फ। अरे मेरी बात समझे आप, इशू समझ रही बात को, मैंने क्या कहा समझे आप। तो सुनो गौर से, हमने कहा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और टोटल रिसीट्स कम हो तो वो होता है फिजिकल डेफिसिट। लेकिन बट एक चीज नहीं आती, रिसीट्स के अंदर हम एक चीज को नहीं लेते, और वो क्या है, बोरिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा हम कैपिटल रिसीट्स नहीं लेते, ऐसा मैंने नहीं कहा। वी टेक कैपिटल रिसीट्स, लेकिन उसमें क्या नहीं लेते, बोरिंग्स। क्योंकि कैपिटल रिसीट्स में तीन चीजें होती हैं, एक रिकवरी ऑफ लोन, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, और तीसरा बोरिंग्स। बोरिंग्स को नहीं लेते। द मनी बोरोड बाय द गवर्नमेंट is not be taken in the total receipts while calculating fiscal deficit. अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना हो तो आप लिख सकते हो, लिख लो आप, मनी बोरोड बाय द गवर्नमेंट will not be taken या will not be considered. Money borrowed by the government will not be considered while calculating total receipts to get fiscal deficit. ठीक है जी, हम इसको नहीं लेते, सिर्फ बोरोड मनी। ठीक है, ये याद रखना, मैं इसका आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बहुत जल्दी। अब लिखो इम्प्लीकेशन। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, जब फिजिकल डेफिसिट होती है तो फिर क्या होता है, इम्प्लीकेशन। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। लिखो पहली इम्प्लीकेशन, सबसे पहले होता क्या है, सब कुछ बंद कर लो, थोड़ी हवा ठंडी आ जाए। ओके, सबसे पहले डेब्ट ट्रैप। सबसे पहली इम्प्लीकेशन है डेब्ट ट्रैप, मतलब ये जाल, कौन सा जाल, उधार का जाल, डेब्ट ट्रैप। एक जाल बुन जाता है हमारे आसपास, जिसे बोलते हैं उधार का जाल, डेब्ट ट्रैप। इसके अंदर फंस जाते हैं हम, इससे बिकॉज ऑफ फिजिकल डेफिसिट। देखो होता क्या है, कहानी मैंने आपको समझाई थी, बड़ी छोटी सी कहानी समझने वाली है। एक बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस की बात करते, छोड़ो कंट्री को। एक बिजनेस के अंदर मान लो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट्स कम है, यानी जो नॉर्मल काम करने के लिए पैसा चाहिए वो भी बिजनेस में नहीं है, जो नॉर्मल ऑपरेशन चलाने के लिए बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, वो भी नहीं है। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी नहीं है। सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, वेजेस देने के लिए पैसे नहीं है, कुछ करने के लिए पैसा नहीं है। अब क्या करेगा बिजनेसमैन, बिजनेस बंद नहीं करना चाहता, क्या करेगा, लोन लेगा।
और लोन लेगा कहां से? बैंक से। वो क्या हो गया? कैपिटल रिसीट्स। लोन लेना क्या है? कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई ना, कैपिटल रिसीट्स। वो कैपिटल रिसीट्स को लेगा और पेमेंट करेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देख रहे हो आप, मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस के अंदर इतना भी पैसा नहीं है कि आप लोगों को सैलरी दे दो, और सैलरी कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके पास पैसा नहीं है, आपने इससे लोन लिया बैंक से, कैपिटल रिसीट्स ली और लोगों को सैलरी बांट दी, लोग सैलरी लेके घर चले गए। इट मीन्स यू आर बोरोइंग द मनी टू पे द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उससे होगा क्या? वो जो लोन आपने लिया उस पर आपको क्या देना पड़ेगा? क्या दोगे लोन पे? लोन पे क्या दोगे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट क्या है? रेवेन्यू पेमेंट। यानी फिर आपका रेवेन्यू पेमेंट बढ़ गया। पहले ही आपके पास पैसा नहीं था, फिर से रेवेन्यू पेमेंट बढ़ गई, यानी और लॉस। इसका मतलब यह है कि इस जाल से कभी भी आप बाहर नहीं आ पाओगे। आप मेरी बात को समझो, मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूं, मेरी बात को समझो। इशू इधर आ जाओ, वापस जहां पे थी वापस आ, वहां से मेरी बात को समझ गौर से, मैं क्या समझा रहा हूं। आप एक बिजनेस की बात करो, छोटे से बिजनेस की बात करो। एक छोटे से बिजनेस की अगर हम बात करें, मान लो आज सैलरी देने का वक्त है और आपके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है बिजनेस के अंदर, मीन्स यू डू नॉट हैव मनी टू पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके बिजनेस के हालात इतने खराब हो तो आप कहां से पैसा लाओगे? लोन लोगे किसी से, और लोन को लेना मतलब कैपिटल रिसीट्स। आपने लोन लिया और पेमेंट क्या की? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन्वेस्ट नहीं किया पैसे को। अगर आपने लोन लिया और मशीन ले ली तो बात समझ में आती है, यू आर इन्वेस्टिंग द मनी, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी और सेल्स बढ़ेगी, उससे और इनकम बढ़ेगी। लेकिन आपने वो नहीं किया, इससे लोन लिया और लोन लेके सैलरी पे कर दी। अभी लोन पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या है? रेवेन्यू पेमेंट। यानी आप पहले से ही फंसे हुए थे, आपके पास पैसा नहीं था और आपने अब लोन लेके सैलरी पे की और उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन तो वापस करना ही पड़ेगा लेकिन पहले आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी उसने और खर्चा डाल दिया किसके ऊपर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। यानी आप फंसते चले जाओगे इस जाल में और कभी भी इस जाल से बाहर नहीं आ पाओगे। इसी को कहा जाता है डेब्ट ट्रैप। जब कंट्री इसमें फंस जाती है डेब्ट ट्रैप के अंदर, वो कंट्रियां फिर सारी उम्र बाहर नहीं आ सकती। जैसे अफ्रीका की कंट्रियां हैं, कुछ और भी कंट्रियां हैं, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रियां हैं, ऐसी कम से कम 50-60 कंट्रीज ऐसी हैं जो लोगों के अंदर। अभी चाइना क्या कर रहा है? ये तो करता है, इसमें फंसाता है। आज पाकिस्तान के साथ चाइना क्या कर रहा है? नेपाल के साथ चाइना क्या कर रहा है? ये वाला काम कर रहा है, डेब्ट ट्रैप। वो जितना पैसा चाहिए दे देता है। अभी पाकिस्तान को पेमेंट करनी थी सऊदी अरब के अंदर $1 अरब की, और चाइना ने विदिन 15 मिनट्स वो लोन उसको दे दिया। 15 मिनट के अंदर लोन दिया और पाकिस्तान ने उठा के वहां पेमेंट कर दी। क्या कर रहा है चाइना? दैट व्हाट ही इज डूइंग, डेब्ट ट्रैप। वो डेब्ट ट्रैप के अंदर कंट्रीज को फंसा लेता है और फंसा के उनके ऊपर हुकूमत करता है। फिर जब चाहे वहां अपनी मिलिट्री भेज देता है, जब चाहे वहां पे उनके पोर्ट पे जाके अपने जहाज खड़े कर देता है, वो जब चाहे उनके ऊपर कब्जा कर लेता है। दैट व्हाट ही इज डूइंग एंड दिस इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। वो कंट्रीज ऐसी हैं कि अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर सकती। हमारा भी बजट डेफिसिट में है, हम भी डेफिसिट में हैं, लेकिन हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है। हमारे कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है। हम अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, मेट्रो लाने के लिए, वो कौन सी ट्रेन लेके आ रहे हैं मोदी जी, कौन सी है वो है? बुलेट ट्रेन लाने के लिए, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करने के लिए हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोरो कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं पैसा और वहां से ले रहे हैं। हम खर्चे पूरा करने के लिए नहीं ले रहे हैं लोन। अगर हम खर्चे पूरे करने के लिए लोन लेते हैं तो ये कंट्री कब की डूब जाती। आज पाकिस्तान की जो हालत है, जो हम के हालात हैं, जो नेपाल के हालात हैं, जो बर्मा के, भूटान के हालात हैं, जो बांग्लादेश के हालात हैं, वो सारे के सारे हालात ये हैं कि वो इसमें फंस चुके हैं। वो इससे बाहर अब नहीं आ सकते। वो तो कोई उनका पूरा लोन माफ कर दे, उसके बाद दोबारा से फ्रेश स्टार्ट हो तो फिर वो इससे बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। दे कैन नॉट कम आउट फ्रॉम दिस थिंग। ठीक है जी, आओ लिखो इसका मतलब क्या होता है जल्दी से, बहुत लंबी स्टोरी हो गई। लिखो, फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स, फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट।
Fiscal deficit indicates the total borrowing requirement of the government. Borrowings are not only involve repayment of principal amount, but also require the payment of interest. लिखो, fiscal deficit indicates the total borrowing requirements of the government. Borrowings not only involve repayment of principal, but also require the payment of interest. Not only principal मैंने मेन अमाउंट जो आपने बोरो किया, जो उधार लिया है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, बट रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. अब इससे होता क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, which again increase the revenue deficit, So it creates a debt trap, a cycle of debt trap. It creates a cycle of debt trap of fiscal deficit and revenue deficit. It creates a cycle of debt trap of fiscal deficit and revenue deficit. यानी आप एक साइकिल की तरह इसको बना सकते हो कि एक कंट्री के पास फिजिकल डेफिसिट था, मालूम, मतलब पहले पैसा कहां से आया? मान लो पहले रेवेन्यू डेफिसिट था, पैसा कम था, खर्चे करने के लिए पैसा कम था, हम यहाँ खड़े थे रेवेन्यू डेफिसिट में. हमने क्या किया? ऐसे बना सकते हो आप ऐसे बना लो, मैं आपको बना देता हूँ ताकि आपको आराम समझ में आए. आप बना लो, बाई चांस पेपर में आए तो आप कर सकते हो. ये देखो, ये थी सिचुएशन, हमारे पास ये था रेवेन्यू डेफिसिट, हम डेफिसिट में थे, पैसा नहीं था. हमने क्या किया? हमने लोन लिया. क्या किया? हमने लोन लिया, पैसा उधार लिया. ठीक है, पैसा उधार लिया तो हमारे पास क्या करना पड़ा? इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ी. वी हैव टू पे द इंटरेस्ट. अभी उधार दिया तो पैसा देना पड़ेगा, लोगों को ब्याज देना पड़ेगा. और फिर इंटरेस्ट की पेमेंट करने से क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बढ़ने से क्या हुआ? फिर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया. तो ये सर्कल बन जाता है, इसमें से कभी आप बाहर नहीं आ सकते. हम पहले डेफिसिट में थे, उसको पूरा करने के लिए हमने पैसा उधार लिया, पैसा उधार लेके हमने पेमेंट की तो इंटरेस्ट को पेमेंट करना पड़ा, उससे फिर ये बढ़ गया एक्सपेंडिचर और उससे फिर बढ़ गया रेवेन्यू डेफिसिट. तो रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट के बीच में एक डेट ट्रैप बन गया, एक सर्कल बन गया. ये सर्कल कभी टूटता ही नहीं, ये सर्कल कभी टूटता ही नहीं. हम इसी सर्कल के बीच में घूमते रहते हैं, हम इसी सर्कल में घूमते रहते हैं, ये कभी टूट नहीं पाता. इसे बोलते हैं डेट ट्रैप. इस सर्कल का नाम होता है डेट ट्रैप, यानी उधार का जाल. डेट ट्रैप, इसी सर्कल को बोलते हैं डेट ट्रैप. शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है रेवेन्यू डेफिसिट से. यानी आपके पास पैसा कम था, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप जाके लोन ले आए, लोन लाके आपने पेमेंट कर दी, अब उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, उससे एक्सपेंडिचर फिर बढ़ जाएगा और फिर आप कहां चले जाओगे? और डाउन चले जाओगे. किसमें? रेवेन्यू डेफिसिट. ये बढ़ता चला जाएगा, ये हटेगा ही नहीं, ये ऐसे ही घूमता रहेगा सर्कल. फिर जब बारी आएगी आपको इंटरेस्ट पे करने की, अब इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे? और लोन ले लोगे, इस बार इंटरेस्ट पे कर दोगे, फिर जो लोन नया लोगे उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ये सर्कल कभी खत्म ही नहीं होता. ये आपको ऐसे फंसा लेगा अपने जाल में कि आपको आखिर में आके क्या करना पड़ेगा?
या तो छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो लास्ट में करते हैं ना किसान, वो फंदे से लटक जाते हैं, फिर बाद में इसी में फंसे होते हैं वो लोग। मालूम है आपको कितने किसान आत्महत्या करते हैं? वो इसी जाल में फंसे होते हैं। ये आम आदमी के लिए भी है, कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं। जिन लोगों की आदतें ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा आराम से रहना, देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शौक होता है बहुत लग्जरियस रहने का, लेकिन इनकम नहीं होती है, तो वो इसी डेब्ट में फंस जाते हैं। बड़े बड़े घर जाते हैं, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है ना, वो भी फंसे होते हैं, जिनके बहुत करोड़ों की इनकम होती है, वो भी इसी जाल में फंस जाते हैं। फिर लास्ट में हार के क्या करते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, और कुछ रहता नहीं बाद में। इससे बाहर नहीं आ सकता इंसान। एक बार इसमें घुस गया ना देश, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो देश हो, चाहे कोई कंट्री की इकोनॉमी हो, एक बार इसमें चली गई तो बाहर नहीं आ सकती। दिस इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। मीन्स वेयर यू हैव अ रेवेन्यू डेफिसिट, एंड टू कवर दैट डेफिसिट यू आर बोरोइंग द मनी। When you borrow, now you pay the interest. When you pay the interest, you have to pay interest. You are again increasing expenditure. और एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है, यानी और डेफिसिट में घुसते चले जा रहे हैं। आप इस जाल में धंसते चले जाते हो, इसके अंदर चले जाते हो। इसे बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। ठीक है जी, चलो पॉइंट नंबर 2 आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 आ जाओ, इन्फ्लेशन। पॉइंट नंबर 2 है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कैसे होती है, मतलब महंगाई कैसे बढ़ती है? फिजिकल डेफिसिट से इन्फ्लेशन कैसे होती है? फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोड मनी, मनी बोरोड बाय द गवर्नमेंट। अगर फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन को पढ़े, आगे जाके मैं लिखवाने वाला हूं आपसे, तो उसका मतलब है बोरोड मनी। जो भी हमारे पास डेफिसिट था, हमने उसको बोरो करके पूरा किया, तो वही फिजिकल डेफिसिट हो गया। ये लिखा था ना आपने, इसका वो लिखा था ना, क्या लिखा था बताना जरा, इसका फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या लिखा था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। इसमें से एक्सक्लूड क्या करना था? इसमें बोरिंग्स एक्सक्लूड करनी थी, यही चीज थी। ठीक है जी। अब इससे फिजिकल डेफिसिट से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, तो लिखो फटाफट जल्दी से। गवर्नमेंट मेनली बोरो द मनी फ्रॉम आरबीआई। Government mainly borrowed the money from RBI to meet the physical deficit. To meet the physical deficit. RBI to meet the physical deficit. To meet the physical deficit. अब RBI क्या करता है? आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई विल प्रिंट द नोट्स। देखो, आरबीआई विल प्रिंट द करेंसी एंड गिव इट टू गवर्नमेंट। आरबीआई विल प्रिंट द करेंसी एंड गिव इट टू गवर्नमेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। आरबीआई विल प्रिंट द करेंसी एंड गिव इट टू गवर्नमेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, आपको मालूम है आरबीआई कैन नॉट जस्ट प्रिंट द नोट्स एंड सप्लाई इन द मार्केट। उसका भी एक मेथड है, याद है आपने पढ़ा था? आरबीआई नोट सप्लाई करके सीधा मार्केट में नहीं डाल सकता, तरीका है ना उसका भी। उससे क्या होगा? इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। उससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। और उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? इट विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन। इट विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन। ठीक है जी। अब देखो, ये सारी बातें समझने वाली इसलिए जरूरी हैं, ये इसलिए इसकी डेप्थ में जाना जरूरी होता है। अभी गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, फिजिकल डेफिसिट है, उससे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? तो सिंपल सी कहानी है। मतलब अगर हमारे पास डेफिसिट है, घाटा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आरबीआई के पास जाएगी, मुझे पैसा चाहिए। आरबीआई बोलेगा ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बोलेगा ठीक है, कितना पैसा चाहिए? 200 करोड़ चाहिए। आई हैव टू पे समवेयर 200 करोड़। बैंकर होता है ना वो, इट्स अ गवर्नमेंट बैंक, उसी के पास जाएगी गवर्नमेंट, और किसी बैंक में जा नहीं सकती, वही गवर्नमेंट बैंक है, तो जाके पैसा मांगेगी। बोलेगा ठीक है, मैं नोट प्रिंट कर देता हूँ, लेट मी प्रिंट द नोट्स। उसने 200 करोड़ के नोट प्रिंट कर दिए।
लेकिन वो सीधा गवर्नमेंट को नहीं दे सकता, मालूम है ना। जैसे कमर्शियल बैंक आपको नहीं दे सकता, वो क्या करेगा, वो मार्केट में मनी सप्लाई करेगा ना, तभी कुछ खरीदेगा ना मार्केट से। ही हैज टू बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट टू प्रिंट द नोट्स। आपको मालूम है ना वो क्या है, गोल्ड और करेंसी, कुछ तो बाय करेगा। समथिंग हैज टू कम इन, और वो उसके पास एक लिमिट है, मालूम है ना आपको, मैंने पढ़ाया था सारा। आरबीआई सीधा पैसे सप्लाई नहीं कर सकता। अगर ऐसे करने लगे तो दिन रात मशीन लगा के नोट छापते चले जाएं और हर इंसान को 1-1 करोड़ दे दे और सारे अमीर हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है। आरबीआई को भी मार्केट में मनी सप्लाई करने का एक तरीका है, ही हैज टू मेंटेन अ रिजर्व। एक रिजर्व होता है जो उसको मेंटेन करना होता है, उसमें फॉरेन करेंसी होती है और गोल्ड होता है। या तो उसको उतना गोल्ड बाय करना पड़ेगा या उतनी फॉरेन करेंसी बाय करनी पड़ेगी जितने का उसको गवर्नमेंट को लोन देना है। गवर्नमेंट ने 200 करोड़ मांग लिया, 200 करोड़ के नोट छपेंगे। अगर 200 करोड़ के नोट छपेंगे तो मार्केट से 200 करोड़ का गोल्ड परचेज किया जाएगा या फॉरेन करेंसी परचेज की जाएगी। अगर मार्केट से गोल्ड परचेज किया जाएगा तो मार्केट में क्या जाएगा, पैसा, यानी इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। और जब कभी भी मार्केट में ज्यादा पैसा चला जाए उससे क्या होता है, लोगों की जेब में क्या आ जाएगा, पैसा। और लोगों की जेब में पैसा आएगा तो लोग कहां दौड़ेंगे, सामान खरीदने के लिए। और जब लोग सामान खरीदने के लिए दौड़ेंगे तो मार्केट में क्या बढ़ेगी, महंगाई। इतना बड़ा चेन है ये छोटी सी बात किताब समझाती है, लेकिन ये पूरी सर्कल है। ये हर चीज पे एक साइकिल बनता है, हर एक क्वेश्चन के एक टॉपिक पे एक साइकिल बनता है। ये इन्फ्लेशन कह देने से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती है, इसका एक पूरा तरीका है। गवर्नमेंट ने मांगा पैसा आरबीआई से, आरबीआई ने नोट करने शुरू कर दिए प्रिंट करके गवर्नमेंट को देने से पहले आरबीआई ने क्या किया, मार्केट से गोल्ड परचेज किया। मान लो गोल्ड, एज्यूम कर लो गोल्ड परचेज किया, तो मार्केट से गोल्ड परचेज जितना किया उतने के नोट छापे और गवर्नमेंट को दे दिए। अब जब आरबीआई ने मार्केट से गोल्ड परचेज किया तो मार्केट में क्या गया, पैसा। पैसा किसके पास गया, लोगों के पास। तो क्या बढ़ गया, मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई बढ़ने से लोगों की जेब में पैसा आया तो लोग कहां को गए, दुकानों की तरफ। आपकी जेब में पैसा सबसे पहले काम क्या करते, दुकानों की तरफ गए। लोग चले गए दुकानों की तरफ और इससे क्या बढ़ गया, महंगाई। जितनी ज्यादा लोग परचेज करेंगे उतनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आई बात समझ में, ऐसे बढ़ती है इन्फ्लेशन। हर चीज पे एक साइकिल टिका है, उसको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा। आ जाओ आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 चलते हैं, फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस, FOREIGN, फॉरेन डिपेंडेंस। ये इसका तीसरा इंप्लीकेशन है, फॉरेन डिपेंडेंस। यानी कुछ पैसा तो हम आरबीआई से मांगेंगे, अगर आरबीआई से भी हमारी जरूरत पूरी नहीं हुई। मान लो आज हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, बुलेट ट्रेन वाला। आज बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लाना जरूरी है, अभी ये डिमांड है इंडिया की कि यहाँ पे भी बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, तो आरबीआई उसको पूरा नहीं कर सकता। हम आरबीआई से पैसा मांग के बुलेट ट्रेन नहीं बना सकते, इतना अरबों खरबों रुपया चाहिए, वो आरबीआई पूरा नहीं कर सकता। तो कहां जाओगे फिर अब, वर्ल्ड बैंक के पास, है ना। वर्ल्ड बैंक सारे वर्ल्ड का बैंक, जहां पे बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स आप उधार ले सकते हो, कहां जाओगे, वर्ल्ड बैंक के पास। अभी वर्ल्ड बैंक आपको फ्री में लोन नहीं देता, आप पढ़ोगे ये जो पॉलिसी आई थी ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हो दूसरी किताब के अंदर। ये जो 1991 की थ्योरी है ना, इसके पीछे की कहानी क्या थी, जो इंडिया में रिफॉर्म्स आए थे। इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज 0 हो गया था, सिर्फ 7 दिन के पैसे बचे थे। जो 1991 में रिफॉर्म्स आए ना, एलपीजी पॉलिसी याद है आपको, उसकी कहानी ये थी, इंडिया के पास पैसे नहीं थे, पैसा खत्म हो गया था पूरे हिंदुस्तान में, फॉरेन रिजर्व। तो इंडिया को जाना पड़ा वर्ल्ड बैंक के पास, और वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया इंडिया को, तो फिर इंडिया से साइन करवाए एलपीजी के ऊपर। ये अपनी मर्जी से एलपीजी नहीं आई थी, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो आप पढ़ते हो ना थ्योरी, वो उस चक्कर में आई थी। अभी आप पढ़ोगे, इस बार पढ़ोगे, आपके वहां एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3, वहां पे आप पढ़ोगे दूसरी किताब में कि एलपीजी के पीछे की स्टोरी क्या थी, ये एलपीजी आई कैसे। ये एलपीजी गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एलपीजी रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं। वो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, उसकी बात कर रहा हूं। याद है आपको, वो रिफॉर्म्स असली में आए कैसे थे, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी थी। हम लोग बिल्कुल खत्म थे, ये कंट्री खत्म हो जाती अगर रिफॉर्म्स ना आते। और फिर यहां पे वही बात है, जब गवर्नमेंट के पास फिजिकल डेफिसिट होगा तो दौड़ेगी कहां, फॉरेन लोगों के पास। और फॉरेन से जब भी कभी आप पैसा लेते हो ना, फ्री में पैसा नहीं मिलता है, इसके पीछे बहुत सारी
एग्रीमेंट्स होते हैं, वो अपनी मर्जी थोप देते हैं आपके ऊपर। अगर अमेरिका से आप लोन लोगे, वर्ल्ड बैंक में सबसे पैसा किसका है? अमेरिका का है, उनकी चलती है वहां, है ना। फिर वो बहुत सारी मर्जी थोपेंगे आपके ऊपर, आपको कहेंगे कि अगले इतने वाले इतने साल तक हम इतना कुछ आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और उसको आपको ड्यूटी फ्री करना होगा। यानी वो फ्री में पैसा नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि देश देश की हेल्प कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता। अंदर खाते बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो पता भी नहीं लगता। इसीलिए फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ेगी, यानी अब हम फॉरेनर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? हमारे अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी इसकी इम्प्लीकेशन है। ठीक है जी, लिखो जल्दी से फटाफट। आप लिखो, गवर्नमेंट आल्सो बोरोज द मनी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नमेंट आल्सो बोरोज द मनी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आल्सो बोरो द मनी from rest of the world, which will increase the foreign dependence, which will increase the foreign dependence on other countries, and they will start interfering in our affairs. They will start interfering, which will increase the foreign dependence on other countries, and they will start interfering in our home affairs. वो हमारे घर के छोटे छोटे कामों में भी दखलंदाजी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, आ जाओ अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हैम्पर्स इट्स फ्यूचर ग्रोथ। hampers its future growth. अब ये लिखो फटाफट जल्दी से, बोरिंग will increase the financial burden for future generation. Future burden, it will increase the financial burden for future generation. जो आज हम लोग जो आज इतने टैक्स दे रहे हैं, हमारे यहाँ जो आज सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे यहाँ आज अच्छे स्कूल नहीं हैं, ये सब क्या है? ये जो उन्होंने लोन लिया ना, अभी तक हम चुका रहे हैं, और आज हम भी लोन ले रहे हैं। आप लोग के टाइम में इतना लोन लिया जा रहा है, जो आने वाली जनरेशन होगी वो लोन चुकाती रहेगी। जनरेशन लोन कैसे चुकाती है? हम लोग लोन नहीं पे करते वर्ल्ड बैंक को, या हम इंटरेस्ट पे नहीं करते, पेमेंट की जाएगी। तो जितने टैक्स हमारे यहाँ बढ़े हैं, जो हमारे इतने टैक्स लगते हैं हमारे यहाँ पे, ये हमारे हालात देश के देख रहे हो आप। बाहर निकलते ही गली में आपको पता लगता है कि क्या हालात है हिंदुस्तान के, ना। इस सब के पीछे कारण ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। और पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे का बहुत बड़ा जंक जो है वो लोन पेमेंट में चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में। वो लोन हमने नहीं लिए, वो देश की तरक्की के लिए गए थे, और आज भी हम और ही ले रहे हैं। तो जो आने वाली जनरेशन हैं वो भी टैक्स पे करती रहेंगी और देश ऐसे हालात में रहेगा, तरक्की करनी मुश्किल हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये सारा बर्डन जो है किस पे जा रहा है? हम लोगों पे तो है बर्डन। गवर्नमेंट कहाँ से पैसा देगी? गवर्नमेंट है कौन? हम ही लोगों की तो गवर्नमेंट है, हमने तो चुनी है। कोई भगवान थोड़ी है ऐसे करेगा और पैसे गिर जाएंगे। हम लोग देंगे तो वहां से पेमेंट करेगा। गवर्नमेंट के पास तो वही है ना, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू या कैपिटल रिसीव्स, और तो कुछ नहीं है। तो हम लोग देंगे पैसा तो ही तो गवर्नमेंट पे करेगी। तो बटन किसके ऊपर है? अल्टीमेटली बटन हमारे पास ही है। हम लोग जो खड़े खड़े यहाँ पे दिल्ली में दंगे करते हैं और 50 बसों को फूंक देते हैं, 4 स्कूलों को जला देते हैं और 10 हॉस्पिटल तोड़ देते हैं, हम लोग ये नहीं समझते कि उनको बनाने के लिए पैसा फिर लिया जाएगा उधार, और उस उधार के ऊपर फिर क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट की पेमेंट कहां से की जाएगी? टैक्स से। और टैक्स कौन देगा? हमारे मम्मी पापा, मतलब आपके, सबके। ये अल्टीमेटली बात वहीं चली जाती है, लास्ट में घूम के वहीं बात चली जाती है। ठीक है जी। तो ये जो फाइनेंशियल बर्डन है वो घूम फिर के किस पे आएगा? जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर आएगा। और उससे क्या होगा? उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उनकी ग्रोथ मतलब कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो लिखो जल्दी से आगे, यही लिख रहे थे हम। बोरिंग इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड इट विल अफेक्ट the future growth and development of the country.
and it will affect the future growth and development of the country. ठीक है जी, ये था हमारे पास फिजिकल डेफिसिट। और अब तीसरा डेफिसिट हमारे पास होता है वो है प्राइमरी डेफिसिट। इसको खत्म कर देते हैं चैप्टर को, ताकि कल इसमें दोबारा हम ना आए। ठीक है जी, इसके बाद तीसरा हमारे पास क्या होता है, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। अब ये क्या होता है, लिखो। तीसरा डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, अब ये क्या है, लिखो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला जल्दी से। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जितना टोटल फिजिकल डेफिसिट था उसमें से माइनस कर दो कितना गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे किया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। फाइन, लिखो जल्दी से इसके बारे में। द टोटल बोरिंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, द टोटल बोरिंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट includes the interest payments, the total borrowing requirement of the government includes the interest payments on accumulated debts, The primary deficit reflects the extent to which such interest payments have compelled the government to borrow in the current period. अब सुनो मेरी बात, मुझे मालूम है टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं अब आपको दोबारा से एक बार हल्की सी बात समझाता हूं। देखो इधर, अब हुई क्या कहानी, मैं कहानी सुनाता हूं, थोड़ी सी छोटी सी कहानी। सबसे पहले था रेवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट के पास पैसा कम था अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। फाइन, सुनो मेरी बात, पैसा कम था। सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई, रेवेन्यू डेफिसिट से। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के पास अपनी आम जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं था, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, रेवेन्यू डेफिसिट। उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने लिया फिजिकल डेफिसिट। उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा लिया, बोरो किया, तो क्या बढ़ गया, फिजिकल डेफिसिट। क्या बढ़ा, फिजिकल डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट में भी एक चीज इंक्लूड थी, द इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट ने बोरो किया दो काम करने के लिए, एक तो अपने रेवेन्यू खर्चे को पूरा करने के लिए, और दूसरा जो पहले से लोन लिया हुआ था उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। तो हमने कहा फिजिकल डेफिसिट के अंदर से अगर हम उस इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दें जो गवर्नमेंट ने की, अब हम उसे बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। अब मेरी बात समझे दोबारा से, एक बार दोबारा से देखो। सबसे पहले हुआ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू खर्चे वो खर्चे होते हैं जो हम करते हैं अपनी जिंदगी चलाने के लिए, उनसे तरक्की नहीं होती। आपने पढ़ा था ये 11th क्लास में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर which will not increase the value of the assets, number 1, which will not increase the income of the company, number 2, which are of the daily nature, number 3। और आपने बातें सारी 11th क्लास में पढ़ी थी, क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उनको करने के लिए भी पैसा हमारे पास नहीं था, तो क्या हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा उधार लिया, तो क्या बढ़ा, फिजिकल डेफिसिट। लेकिन फिजिकल डेफिसिट के अंदर कुछ पैसा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए लिया गया और कुछ पैसा लिया गया पिछले लिए हुए इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए, जो हमने इंटरेस्ट पहले से पे करना था, लोन का इंटरेस्ट पे करना था।
तो जब टोटल हमने बोरो किया तो बढ़ गया फिजिकल डेफिसिट, और उस बोरो में से अगर हम वो हिस्सा निकाल दें जिसमें हमने इंटरेस्ट पेमेंट की तो हमारे पास अब आया प्राइमरी डेफिसिट। इसका मतलब एक कंट्री में एक गवर्नमेंट की हालत को अगर देखना हो तो उसके प्राइमरी डेफिसिट को देखा जाए। प्राइमरी डेफिसिट एग्जैक्ट हमें बताता है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा बोरो किया। प्राइमरी डेफिसिट से हमें साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट ने एक साल के अंदर कितना पैसा बोरो किया, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट के अंदर वो पार्ट भी इंक्लूड होता है जिसमें हम कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। तो जब हम उस पार्ट को भी निकाल के साइड कर दें, एक क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिकल जिसमें तीनों आ जाएंगे, उसमें आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल से पहले थोड़ी सी थ्योरी दिमाग में जानी चाहिए। मुझे मालूम है थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, वैसे तो रट्टाफिकेशन करके भी काम चल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में चला जाए, ठीक है। पहले रेवेन्यू डेफिसिट था, उसको पूरा करने के लिए लिया गया फिजिकल डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट के अंदर भी एक चीज इंक्लूड थी, इंटरेस्ट पेमेंट, उसको निकाल दिया तो आ गया प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है जी। फिजिकल डेफिसिट में से वो पैसा निकाल दिया जाए जो हमने बोरो किया था टू पे द इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे करते हैं? जो हमने लोन लिया था, यानी टोटल बोरो मनी में से अगर हम उस पैसे को निकाल दें जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए किया तो हमें पता लग जाएगा नेट कितना पैसा हमने बोरो किया, मींस टोटल गवर्नमेंट ने बोरो कितना किया, रियल में बोरो कितना किया, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट पेमेंट कर दी, ठीक है जी। आ जाओ लिख लो, कोई बात नहीं, इम्प्लीकेशन लिखो, छोड़ो यार, लिखो इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। और सर ने जो है ना, सर ने इस चैप्टर को करवा दिया, सर ने चैप्टर करवा दिया, और इस चैप्टर को कब करवा दिया होगा पता भी नहीं लगा होगा। 3 महीने के अंदर दोनों किताबें करवा दी, यही है ना आपके साथ। विद इन 3 मंथ्स स्कूल के टीचर ने दोनों बुक्स करवा दी। मैं बोलता हूँ ऐसा, मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात बोलता हूँ, बच्चे सुने, ऐसा नॉनसेंस टीचर अगर दुनिया में हो ना तो सारे के सारे बच्चे नॉनसेंस हो जाए। 3 महीने में मैं बोलता हूँ इतना डिटेल, पहले यार अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं कम समझा रहा हूँ, इसके अंदर बहुत कम, इसमें और भी बहुत डिटेल में जाके बात समझाई जा सकती है, और भी डीप में जाया जा सकता है, एक एक चैप्टर की डेप्थ है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं आपको नोट्स दे दूं और आप उस नोट से पढ़ के रट्टाफिकेशन कर लो, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 100 में से 90 ऐसे ही हैं। सर की भी गलती नहीं है, इनफैक्ट सर की गलती नहीं है, 90 ऐसे ही हैं जिन्हें समझना नहीं कि हो क्या रहा है ना, जिन्हें समझना नहीं कि क्या हो रहा है, जिन्हें सिर्फ ये मतलब है कि हमने क्या पढ़ा और क्या याद किया। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपके डिटेल में चला जाए, क्योंकि अब जब 1 फरवरी आएगी आपके पेपर पास में होंगे, और वो वित्त मंत्री आएगी, वो नीला क्या नाम है उसका, सीतारमण, क्या है, सीतारमण है, कौन है वो, सीतारमण, निर्मला सीतारमण, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी और बजट पेश करेंगी, और आप कहीं से अगर वो बजट गलती से सुनो, वैसे तो पूरा दिन लगता है 4-5 घंटे, लेकिन उसके बजट के लास्ट में जो वो आते हैं ना, समरी ऑफ बजट, और रात को डीएनए आएगा 9 बजे, उसमें वो सुधीर चौधरी आके समरी बताएगा, वो बताएगा प्राइमरी डेफिसिट ऑफ इंडियन बजट, फिर फिजिकल डेफिसिट, फिर बोलेगा वो रेवेन्यू डेफिसिट आपको बताएगा। तो एटलीस्ट आपको कुछ मजा आना चाहिए, ओहो अच्छा ये बात कर रहा है, ये सारा बजट समझ में आएगा आपको भी, अगर आप सच्ची में समझो ना इस चैप्टर को। 1 फरवरी को, 1 फेब को है, तो मार्च में पेपर होंगे ना यार, तो उस टाइम तो रिवीजन कर रहे होगे तुम इस चैप्टर की, बल्कि 1 फेब को जब आपको क्या बोलते हैं ये बजट आएगा, तो बजट तो नहीं सुन सकते, टाइम नहीं होगा इतना, क्योंकि पेपर पास होंगे, लेकिन बजट के लास्ट में जो समरी आएगी रात को, आप उसको सुनो। तो आपको अगर यही नहीं पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, फिर रेवेन्यू से कैसे फिजिकल बना, फिजिकल से कैसे प्राइमरी बना, तो समझने में मजा नहीं आएगा। रट्टाफिकेशन अगर की होगी तो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने थोड़ा समझा होगा तो आपको कुछ मजा आएगा, अरे यार इसकी बात करे थे, ये है प्राइमरी डेफिसिट, मतलब टोटल नेट बोरो ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स प्राइमरी डेफिसिट, आपको समझ में आएगा, वहां आपको मजा आएगा अगर आपको सुनने में अच्छा लगा। तो उस टाइम पे अगर आपने सुना, 1 फेब की बात कर रहा हूं, तारीख लिख लेना आप, 1 फरवरी को आएगा बजट, हर साल आता है, एवरी ईयर, ठीक है जी। कौन पेश करता है बजट, कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और क्या नाम है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर का? है सीतारमण, निर्मला सीतारमण, या और वो लेडीज है, देख लो है निर्मला सीतारमण, नहीं अंबाले की नहीं, अंबाले तो मर गई, वो सुषमा स्वराज। निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करती हैं, 8 घंटे लगते हैं उनको खड़े होकर बजट पेश करने में,
8 घंटे लगातार उनको बोलना होता है खड़े होके, है? हाँ, लगातार 8 घंटे बोलना होता है। बैठ के नहीं, खड़े होके बेटे। अरे नहीं बेटा, खड़े होके, कोई चेयर नहीं, खड़े होके बोलना होता है। और वो उसमें बजट लेके आते हैं, क्या बोलते हैं, लाल से कपड़े के अंदर, देखा है? पहले बैग में आता था, है ना? तो देश का बजट है ना। कितनी आप कितनी पूजा पाठ करते हैं मालूम? बजट पेश करने से पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद वो शिव जी की पूजा होती है, फिर बहुत सारे, फिर मंदिर ले जाते हैं उसको, बजट को मंदिर में लेके जाते हैं, फिर वहां पे माथा टिकाते हैं, फिर आता है बजट। आपको क्या लगता है बजट का मतलब क्या है मालूम है? फ्यूचर की प्लानिंग। बजट वी ऑलवेज मेक फॉर फ्यूचर। आने वाले फ्यूचर में देश का क्या होगा उसका बजट है, तो फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है आने वाली जनरेशन के लिए, 1 साल के लिए। तो इसलिए उसको पहले मंदिर में माथा टिकाया जाता है, मतलब बहुत पूजा होती है बजट की। और उसे लाल कपड़े में आपको कौन सा होता है वो, हिंदुओं में होता है ना कपड़ा, क्या बोलते हैं वो, क्या बांधते हैं उसके ऊपर? धागा। पंडित जी कौन सा धागा होता है? मोली। मोली, वो मोली बांधते हैं उसके, फिर उसको खोलते हैं, मोली बोलते हैं, वो बांध। ये सारे काम किए जाते हैं, ये सारे जो पखंड है, ये सारे पखंड पूरे किए जाते हैं, और ये करने भी चाहिए, ये करने भी चाहिए, ये सारे किए जाते हैं, फिर बजट पेश किया जाता है। तो आप जब सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपने भी बजट का थोड़ा हिस्सा पढ़ा है, लेकिन यही एक टॉपिक है थोड़ा सा जो डिफिकल्ट है बजट के अंदर, बजट डेफिसिट। ये एक टॉपिक है, उसमें से पेपर आता पक्का है। बड़ी बात है कि पेपर पक्का आता है इसके अंदर, मतलब पिछले 10 साल का पेपर खोलोगे तो 200 बार आया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार भी ना, क्योंकि चैप्टर 1 है और यूनिट 6 नंबर की है, तो ये आता पक्का है। और इसी टॉपिक में से आता है बजट डेफिसिट के अंदर से। लेकिन जो पेपर में आता है वो आसान सा होगा। कैसे पूछा जाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेफिसिट एंड राइट्स एंड इम्प्लीकेशन, इतना सा। तो फिर रेक्टिफिकेशन करके काम चल जाएगा। वहां ये नहीं पूछते आपसे समझा, बोले ना लिख दे और नंबर दे दिए, ठीक है। चलो तो लिख लो इम्प्लीकेशन फटाफट, जल्दी इम्प्लीकेशन लिखो। इट इंडिकेट्स, पहली इसकी इम्प्लीकेशन है, इट इंडिकेट्स हाउ much of the government borrowings are going to meet the expenses, other than the interest payments. ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि असली में गवर्नमेंट ने जो पैसा बोरो किया उसमें से गवर्नमेंट कितना पैसे को खर्चे पे यूज करने वाली है इंटरेस्ट को छोड़ के। ये पहली इम्प्लीकेशन है, यही आपने लिखा। आ जाओ पॉइंट नंबर 2 जल्दी से। द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड प्राइमरी डेफिसिट, the difference between the physical and primary deficit shows the amount of interest payment. The difference between the physical deficit and primary deficit shows the amount of interest payment on the borrowings made in the past. Interest payments on the borrowings made in the past. अब देखो इधर देखो, वो बोलता है a difference between the primary and physical deficit will show the interest. आप खुद करके देखो, यहीं पे करके देखो, आप कर जाओगे। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहूं हाउ मच गवर्नमेंट हैज पेड द इंटरेस्ट, निकाल लोगे आप? अगर ये फॉर्मूला आपके सामने है, प्राइमरी डेफिसिट आपके पास है, फिजिकल डेफिसिट आपके पास है, मैं बोलूं फाइंड द इंटरेस्ट, हाउ मच गवर्नमेंट हैज पेड द इंटरेस्ट, क्या करोगे? निकाल दोगे, कर दोगे ना। यानी प्राइमरी को यहां ले आओगे, इंटरेस्ट को यहां ले जाओ, तो क्या लिखोगे आप? इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट। यही आप लिख रहे हो, यही लाइन आपने भी लिखी, चाहे पढ़ के देख लो, इसी लाइन को आपने लिखा। क्या लिखा पढ़ो? ये रहा, क्या लिखा? द डिफरेंस बिटवीन, ये लिखा ना आपने, यही चीज आपने लिखी, इसे फॉर्मूले में लिख लो आप।
अब इसी को नीचे फॉर्मूला लिख लो, इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट। जो आपने लाइन लिखी वही मैंने आपको बताया फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। यही दो इम्प्लीकेशन है, बस इसके आगे नहीं लिखना। लेकिन रुको रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, चैप्टर को खत्म करना है, चैप्टर को खत्म करना है। तो आप सुनो मेरे साथ, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इतने मत खुश हो जाओ आप। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन करनी है, लेकिन उसके पहले एक टॉपिक लिखो, बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट। लिखो आप, बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट। एक नया टॉपिक है, छोटा सा लिखवाता हूँ। एक टॉपिक है बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट। मैंने आपको टॉपिक्स में लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखवाया था बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट। तो लिखो, बैलेंस बजट कौन सा होता है मालूम है? बैलेंस बजट जिसमें एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसीट्स, द टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स, ना किसी का देना ना किसी से लेना, दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। लिखो बड़ा जल्दी से, अ बैलेंस बजट इज दैट बजट in which receipts, the government receipts is equal to government expenditure, in which government receipts is equal to government expenditure. R stand for receipts, E stand for expenditure. आप ऐसे भी कह सकते हो, total receipts is equal to total expenditure, that is called balance budget, जहां दोनों इक्वल हैं। दिस इज कॉल्ड बैलेंस बजट। अच्छा, एक बार पेपर में ऐसा आया था कि बैलेंस बजट इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है या बुरा, ऐसा पेपर में पूछा। इज द बैलेंस बजट गुड फॉर इकोनॉमी, अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी और अ बैड? आप या तो डिफेंड करो या रिफ्यूट करो, ऐसा पेपर में आया था। आता ना पेपर में डिफेंड और रिफ्यूट, और 4 नंबर में आया था। ये हम जब पिछले साल के पेपर पढ़ रहे थे प्रीति को कराने से पहले इकोनॉमिक्स, उसमें मैंने ये पढ़ा था कि बैलेंस बजट एक इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है। आप डिफेंड करते हो या रिफ्यूट करते हो? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इसके बारे में पूछा गया। तो अगर आप मेरी बात मानो, बैलेंस बजट का मतलब है ना तो गवर्नमेंट के एक्सपेंस ज्यादा है ना रेवेन्यू रिसीट्स ज्यादा है, मतलब सब बराबर है आपस में, दोनों बैलेंस्ड है। लेकिन बैलेंस बजट साइन है पूर इकोनॉमी का, बैलेंस बजट इज साइन ऑफ पूर इकोनॉमी। इसका मतलब यह है कि उस इकोनॉमी के अंदर उथल पुथल नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट प्लानिंग फॉर बिग बिग इन्वेस्टमेंट्स। अगर किसी देश की जनता, किसी देश की सरकार चुपचाप से शांति से बैठी है, कुछ बड़े बड़े काम नहीं करना चाहती, जैसे हमारे देश की सरकार वो राफेल लेके आई वहां से, फिर वो रशिया से वो मिसाइल, वो एक बारी में, एक सेकंड में, 1 मिनट में 400 मिसाइल जाएंगी, वो खरीद रही है। S-400 देखा आपने, रशिया से खरीद रही है। फिर वहां से अमेरिका से हेलीकॉप्टर लेके आई, फिर वहां से जापान से वो मंगवा रही है क्या, बुलेट ट्रेन, वो प्रोजेक्ट आ रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है? लगातार हर जगह पे मेट्रो बढ़ती जा रही है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट, मतलब डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। जिस कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होगी वहां पैसे की जरूरत पड़ेगी, और जहां पैसे की जरूरत पड़ेगी वहां बजट डेफिसिट आएगा, वहां बैलेंस बजट नहीं आ सकता। यानी अगर बैलेंस बजट है वो एक साइन है पूरी इकोनॉमी का। इसका मतलब वो इकोनॉमी, जिस देश का बजट, जिस भी देश की हम बात करें जिसका बजट बैलेंस्ड है, इसका मतलब ये है कि वो अब डेवलप नहीं करना चाहती। वो इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, एक पूर इकोनॉमी है, वो इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहती, डेवलप नहीं करना चाहती। अगर बाई चांस आपसे पूछ दिया जाए, अगर बाई चांस पूछे तो आप ये लिख देना, ठीक है जी। तो ये है बैलेंस बजट, जहां पे TR इज इक्वल टू TE होता है। लेकिन इसके साथ छोटी सी बात और लिखो, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस बजट एक ही है। इसकी मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। तो पहले लिख लो मेरिट्स। इसकी मेरिट्स क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है? इसकी सबसे पहली मेरिट तो यह है दैट द गवर्नमेंट डज नॉट डूइंग द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। इसकी सबसे बड़ी मेरिट यह है कि गवर्नमेंट जो है, इसका मतलब गवर्नमेंट फालतू का खर्चा नहीं कर रही है। अगर बैलेंस बजट है तो मतलब गवर्नमेंट फालतू के पैसे नहीं उड़ाती, फालतू के पैसे खर्च नहीं करती। सबसे बड़ी मेरिट ये है। लिखो मेरिट नंबर 2,
A balanced budget ensures financial stability. A balanced budget shows the financial stability in the economy. ये दिखाता है कि इकोनॉमी के अंदर पैसे का ठहराव है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ठीक है जी, आ जाओ अब लिखो डीमेरिट्स। बैलेंस बजट does not offer any solution to the problem of unemployment. Does not offer any solution to the problem of unemployment. फिर से एक बार पढ़ो। बैलेंस बजट does not offer any solution to the problem of unemployment. मैं पूछता हूं कैसे? कोई एक आप में से महारथी खड़ा होकर बात समझा दे कि कैसे। सारे जाग रहे हो यार, मुझे लगा तुम सो रहे हो। कमाल की बात है, मैं तब से ये सोचा था कि आप लोग सो रहे हो। आई वेरी सॉरी, मुझे ऐसा लगा तुम सो रहे हो। इसे सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे मतलब बैलेंस बजट का मतलब है जिस कंट्री का बैलेंस बजट है, मतलब गवर्नमेंट बड़े बड़े काम नहीं कर रही, और गवर्नमेंट बड़े बड़े काम नहीं करेगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी, और डेवलपमेंट नहीं होगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं खुलेंगी, बड़े बड़े काम नहीं होंगे तो नौकरी कहां से मिलेगी भाई? आई बात समझ में? मतलब बैलेंस बजट जो है डज नॉट ऑफर एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हो गया बात खत्म। अब ये पॉइंट पेपर में आ सकता है, और ये पॉइंट पेपर में आ जाए ना 3 मार्क्स से 4 मार्क्स में आ सकता है। यही वाला पॉइंट डिफेंड करो और रिफ्यूट करो इसी पॉइंट के ऊपर, दैट बैलेंस बजट डज नॉट ऑफर द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप क्या बोलते हो, हाँ या ना? तो आपको खड़े होना कहा, डिफेंड में खड़े होना पड़ेगा। यस इट डज नॉट ऑफर। रीजन टक 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 पूरा सर्कल बना के दिखा दो कि अगर बैलेंस बजट होगा तो मतलब बड़े बड़े सपने नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हो रही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ रहे तो मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही। ये आपको करके दिखाना होगा। आओ अगली डीमेरिट लिखो। बैलेंस बजट इज नॉट अ गुड साइन टू ग्रोथ। Balance budget is not a good sign to growth in less developed economies. Less developed economies. अब ये भी पॉइंट है ना, ये भी एक पॉइंट है अपने आप में। लेस डेवलप्ड वो होती है जैसे हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी। हम भी अभी लेस डेवलप्ड हैं, अभी तक डेवलप्ड नहीं हुए। हम अभी डेवलप्ड इकोनॉमी में नहीं गिने जाते, हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, हम भी अभी लेस डेवलप्ड हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी वो है चाइना, वो अमेरिका, दे आर कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमी, जो लोगों को पैसा दान देते हैं। हम तो अभी खुद पैसा ले लेके काम कर रहे हैं, तो हम भी अभी लेस डेवलप्ड है। अगर हमारी जैसी इकोनॉमी का भी बैलेंस बजट हो जाए वो भी हमारे लिए गलत है। इसका मतलब हम ग्रो नहीं कर रहे। इट इज नॉट अ साइन ऑफ गुड साइन टू ग्रो। मतलब हमारे लिए इसका मतलब ये है कि हम ग्रो नहीं करना चाहते, विच इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट, अब ये क्या होता है अनबैलेंस बजट? इसमें 2 आते हैं जी अनबैलेंस के अंदर, लिख लो। अनबैलेंस बजट में 2 तरह के बजट आते हैं। नंबर वन सरप्लस बजट, और नंबर 2 डेफिसिट बजट। बैलेंस में तो एक ही आ गया, हमने कह दिया बैलेंस बजट का काम खत्म हो गया। ये था बैलेंस बजट। हमने कहा टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसीव्स, बात खत्म हो गई। फिर आया अनबैलेंस। अनबैलेंस बजट, जल्दी से, मुझे पता है आप लोगों को नींद आ रही, पर मैं क्या करूं, मैं बीच में छोटा सा पढ़ा के छोड़ नहीं सकता। अनबैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट के अंदर 2 आ गए, कौन कौन से? एक सरप्लस और दूसरा डेफिसिट। ये तो समझ में आ गया आपको। लिखो सरप्लस बजट क्या होता है जल्दी से। सरप्लस बजट इज दैट बजट इन विच
in which total receipts are greater than total expenditure। जिस किसी भी कंट्री के अंदर रसीट्स ज्यादा होंगी, एक्सपेंडिचर कम होगा, मतलब आमदनी 1 रुपया और खर्चा 98, वो वाला काम है सरप्लस बजट। आमदनी ज्यादा है, खर्चा कम है, उसे कहते हैं सरप्लस बजट। और यहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही कंट्री है जिसका बजट सरप्लस है, वो है अमेरिका। और किसी भी कंट्री का बजट अभी तक सरप्लस नहीं है। हाँ, चाइना उसके बाद सेकंड नंबर पे है, लेकिन उनका भी बजट सरप्लस नहीं है। बजट सरप्लस तो सिर्फ अमेरिका का है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एक एक लाइन लिखनी है, चिंता मत करो। नया मेरी मालूम है तेरे हाथ दुख रहे हैं, तो लिखो सरप्लस बजट। सरप्लस बजट इज डिजायर्ड when the economy is battling, battle मैंने लड़ाई करना, BATTLING is battling inflation due to excess demand, due to excess aggregate demand, AD कर देना, डिमांड की जगह लिखो एग्रीगेट डिमांड। ड्यू टू एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। जब कभी भी मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा हो, मार्केट में बहुत तेजी हो, महंगाई बहुत बढ़ रही हो, उस वक्त के अंदर जब किसकी वजह से, डिमांड की वजह से, डिमांड बहुत बड़ी है और मार्केट में बहुत महंगाई बढ़ी हुई है, उस वक्त पे सरप्लस बजट जो है वो उस महंगाई को कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि सरप्लस बजट कब होगा, जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठा करेगी, तभी तो सरप्लस आएगा। अब सुनो, इधर देखो, इधर सरप्लस बजट कब होगा, जब गवर्नमेंट की रिसीट्स ज्यादा होगी। और गवर्नमेंट की रिसीट्स ज्यादा कहां से होती है, टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखा आपने, सरप्लस बजट तभी आएगा किसी कंट्री का जब वो कंट्री अपने रहने वाले लोगों पे बहुत सारा टैक्स चार्ज करेगी। जब टैक्स की कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और खर्चा कम होगा, तभी तो कौन सा बजट आएगा, सरप्लस बजट। और मार्केट में इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब लोगों की जेब में बहुत पैसा है और हर कोई मार्केट की तरफ दौड़ रहा है। तो फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट मालूम है, टैक्स को बढ़ा देती है, थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देती है। और टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाया तो बढ़ाने से क्या बढ़ गया, रिसीट्स। तो कौन सा बजट बन गया, सरप्लस। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा टैक्स बढ़ाती है और टैक्स बढ़ाने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेती है, आपकी जेब से पैसा निकाल लेती है एज अ टैक्स। और आप चुपचाप घर में बैठ जाते हो, यार इतना टैक्स कट गया, अब तो पैसे नहीं है, मार्केट छोड़ना अगले साल ले लेंगे। फिर आप चुपचाप बैठ जाते हो, और जब आप घर में बैठ जाते हो ना, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। कभी देखा दिवाली में, दिवाली में देखा आपने, दिवाली में क्या होता है, दिवाली में अभी रक्षाबंधन में क्या हुआ था, क्या होता, क्या रक्षा, कोई त्योहार आता तो क्या होता है, देखा आपने कैसे लोग पागलों की तरफ दौड़ते हैं बाजार की तरफ। हमारे घर के भी, मैं भी दौड़ता हूँ, सारे दौड़ते हैं, कैसे दौड़ते हैं ना बाजार की तरफ। बाजार में नया क्या आ गया, देखो आप, देखो सोचो, बाजार वही है, दुकानें भी वही है। अभी रक्षाबंधन एक छोटा सा त्योहार था, कैसे सब बाजार की तरफ दौड़ पड़े। अभी दिवाली आएगी, सब कोरोना कराना को भूल गए है रक्षाबंधन पे। और मिठाई, मैं बोलता हूँ मिठाई की दुकान पे मैं अंदर घुसने लगा, मैं गया ही नहीं, मैं ऐसे देखा दुकान को, हमने दूर से पूछा, भैया वो घेवर है क्या, बोलता है, मैं सुबह खोलोगे, हाँ सुबह आ जाऊंगा। मैं वापिस आ गया, मैं नहीं गया अंदर। और एक कम से कम अंदर 100 लोग घुसे हुए थे इतनी सी दुकान में। वो कहा गया कोरोना वायरस, तो कोरोना को तो हम घर छोड़ के आए, बोले घर में बिठाया कोरोना को, हम यहाँ आए, ऐसा काम चल रहा है। मैंने बोला एक को मैंने बोला, भैया कोरोना वायरस है, थोड़ा दूर हो जाओ। बोला कोरोना को घर छोड़ के हम यहाँ लेने आए मिठाई, वो घर पे बैठा, ऐसा बोल रहा है मेरे को आगे से। तो सुनो मेरी बात सुनो, इन्फ्लेशन तब आता है मार्केट में जब डिमांड बहुत बढ़ती है, लोगों की जेब में पैसा आता है। और लोगों की जेब से पैसा निकालने का एक ही तरीका है गवर्नमेंट के पास, टैक्स बढ़ा दो। और जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो कौन सा बजट होता है, सरप्लस बजट। मतलब सरप्लस बजट का मतलब ये है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है और उसके चक्कर में क्या हो जाता है, सरप्लस हो जाता है। ठीक है जी, इतनी सी बात आप समझना, ये सब चीजें आपस में लिंक्ड है। आओ आगे चले, नेक्स्ट एक और लिखें,
डीमेरिट्स लिखो। एज सरप्लस बजट reduce the aggregate demand in the economy, it is not desired during the periods of depression, DEPRESSION, डिप्रेशन। ठीक है जी। अब देखो, जब बढ़ी हुई डिमांड को कंट्रोल करना हो तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, उस वक्त पे ये सरप्लस बजट बहुत अच्छा है। लेकिन जब डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, मंदी का टाइम है, जैसे अभी पीछे आया था कोरोना की वजह से, लोगों ने घर से बाहर करके 3 महीने से बैठे थे, दुकान पर कोई कस्टमर नहीं था, दुकान खुली भी था। ये कौन सा दौर था? पीछे भी एक दौर आया था ना 3 महीने के लिए, बहुत बुरा हालात था। दैट वाज कॉल्ड अ टाइम ऑफ डिप्रेशन, मंदी का दौर। मंदी के दौर में ये सरप्लस बजट अच्छा नहीं होता। अगर मंदी का टाइम है और किसी कंट्री का सरप्लस बजट है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है अब वो लोगों का खून चूस रही है, तभी तो सरप्लस है। इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस ठीक है, जब लोगों के पास बहुत पैसा है सरप्लस ठीक है, लेकिन मंदी के टाइम पे ये इसकी डीमेरिट है। जब टाइम डिप्रेशन का हो उस वक्त पे सरप्लस बजट का होना ठीक नहीं, इट इज नॉट डिजायर्ड। ठीक है जी, बस खत्म हो गया। आगे चले फटाफट। डेफिसिट बजट लिखो। अरे डेफिसिट रह गया, डेफिसिट लिखो। नहीं, आज ही खत्म करेंगे। लिखो डेफिसिट बजट जल्दी से। दिस इज अ बजट इन विच बोलो क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखो। सारे जाग रहे हैं आप यार। दिस इज अ बजट इन विच द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन द टोटल रिसीव्स। खर्चा खतना, आमदनी 98, खर्चा रुपये, ये वाला केस आ गया है ना, ये वाला केस है। ये देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है, आमदनी हमारी कम है, वही केस आ गया। दिस इज कॉल्ड डेफिसिट बजट। अब डेफिसिट बजट 3 तरह के होते हैं, वो आप पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, वो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन एक एक लिख लो, इसकी मेरिट और एक डीमेरिट। लिखो मेरिट ऑफ डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट इज अ की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये क्वेश्चन पूछता हूं आपसे क्योंकि आप जाग रहे हो। बोलता है डेफिसिट बजट इज अ की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट, बोलो इन्फ्लेशन या डिप्रेशन? डिप्रेशन या डिप्रेशन, मंदी का दौर। हाँ, मतलब तेजी को इन्फ्लेशन तो महंगाई हो गया और डिप्रेशन मैंने मंदी हुआ। मतलब महंगाई के दौर में ये ठीक रहेगा, इन्फ्लेशन के टाइम पे ठीक रहेगा, या डिप्रेशन के टाइम पे? किस टाइम पे अच्छा रहेगा ये? क्यों? नहीं, हम डेफिसिट बजट पढ़ रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट के पास जो है खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है, वो है डेफिसिट बजट। वो कौन से दौर में ठीक है? महंगाई में ठीक है। कैसे है? मंदी के दौर में ठीक है, वो मंदी के दौर में ठीक है। मतलब ये है, मंदी के दौर का मतलब है कि अगर माइक्रो इकोनॉमी में मंदी चल रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पैसा पंप कर रही है मार्केट के अंदर, इसलिए खर्चा बढ़ा हुआ है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बजटिंग पॉलिसी को यूज कर सकती है। कौन से बजट को? डेफिसिट बजट को। मंदी के दौर को ठीक करने के लिए ठीक है। इट इज गुड टू करेक्ट डिप्रेशन। ठीक है जी, तो लिख लो आगे आप जल्दी से। इट इज अ की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। आगे लिखो demerits. Deficit budget is not desired during the period of
इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है जी, लो यहां पे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अभी भी आप लोग थक गए और मैं भी थक गया, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस करवाने बाकी हैं। अभी इसके क्वेश्चंस भी करवाने पड़ेंगे आपको, थोड़े से प्रैक्टिकल, जहां पे थोड़ा और समझ में आएगा बजट डेफिसिट के बारे में। ठीक है, कल इसको आगे खत्म करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ जी, चलो अभी भी खत्म नहीं हुआ।